तो आप देखेंगे कि गुड्स के लिए कुछ एग्जाम्पशन दिए है, सर्विसेज के लिए कुछ दिए है। यहाँ पर जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो दो टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं, एक जो रेट रिलेटेड यानी जहां पर टैक्स रेट कम या ज्यादा किया जाता है, एंड दूसरा होता है अदर देन रेट रिलेटेड। जैसे आपने देखा रहेगा अभी ई इनवॉइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, बराबर है। तो आज जब हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एग्जाम्पशंस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेट रिलेटेड नोटिफिकेशन, बराबर है। तो जब हम रेट रिलेटेड नोटिफिकेशन की जब बात करते हैं तो जीएसटी लॉ में अलग अलग नोटिफिकेशन है, गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है, सेंट्रल टैक्स के लिए अलग है, और इंटरस्टेट यानी कि आईजीएसटी के लिए अलग है, सिमिलरली यूटीजीएसटी के लिए अलग है। तो ये आपको अलग अलग नोटिफिकेशन देखने पड़ेंगे। अलग अलग कैसे? अगर आप कोई लोकल यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हो तो टिपिकली यू शुड सी सीजीएसटी नोटिफिकेशन एंड एजीएसटी नोटिफिकेशन। अगर आप इंटर स्टेट की बात कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हो, तो आपको आईजीएसटी का नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन कौन से है, तो उसका नंबर जो है हमने आपको ये स्लाइड में दिया है। गुड्स के लिए नोटिफिकेशन 1/2017 है, जहां टैक्सेबल गुड्स के बारे में बोला गया कि ये गुड्स टैक्सेबल है। और जब हम टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं गुड्स के बारे में, तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल्स बनाए हैं, बराबर है। तो देयर आर 6 शेड्यूल्स, और जिसमें अलग अलग जो गुड्स है, अलग अलग जिनके ऊपर टैक्स रेट है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने बोला है। तो कोई गुड्स के ऊपर 5% है, किसी के ऊपर 12, किसी के ऊपर 18, किसी के ऊपर 28, गोल्ड वगैरह के ऊपर 3% है, डायमंड वगैरह के ऊपर 0.25% है, बराबर है। एंड जो 264 ये नंबर है, टिपिकली लगभग 250 प्लस गुड्स है जिसके ऊपर 5% लगता है, 450 प्लस गुड्स है या मोर देन दैट जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। बिकॉज ये सीरियल नंबर हमने काउंट किए 450, 200, 43, उसमें नंबर ऑफ गुड्स तो काफी हो सकते हैं, बराबर है। लगभग 2 या 3 गुड्स है जिसके ऊपर 0.25% टैक्स लगता है, जैसा डायमंड आ सकता है और दूसरे अदर प्रीशियस स्टोन्स। तो अपार्ट फ्रॉम द टैक्स लेवी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अलग अलग रेट लिए हैं, जो 1/2017 में आता है, गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशंस का जो लिस्ट दिया है कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, वो गवर्नमेंट ने दिया है 2/2017 में। एग्जैक्टली सेम नंबर आपको आईटीजीएसटी एक्ट में भी मिलेंगे। उसके बाद में रिवर्स चार्ज, आप सबको पता है कुछ गुड्स है, बराबर है, जिनके ऊपर जैसे कैश्यू नट्स वगैरह हो गया जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं रिवर्स चार्ज, तो इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस बाय ऑफ अ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4/2017 रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया है गुड्स के लिए। सिमिलरली सर्विसेज की जब बात करते हैं तो 11/2017 टॉक्स अबाउट कि कौन से सर्विसेज को टैक्स लगता है, बराबर है, उसका लिस्ट दिया और क्या रेट से, अलग अलग रेट से उसके लिए। अगर आप देखेंगे 1% टैक्स रेट है, 5% है, 12% है, 18 है, और कहीं कहीं पर 28% भी है, बराबर है। बिकॉज सिमिलर रेट लगता है जहां पर गुड्स आप राइट टू यूज ट्रांसफर करते हो गुड्स का, तो सर्विस के केस में भी सिमिलर रेट लगता है। एंड फाइनली कुछ कुछ स्पेशल सर्विसेज के केस में जैसा लीजिंग ऑफ कार वगैरह हो गया, वहां 65% वैल्यू पे टैक्स लगता है, 35% आप बोल सकते हैं अबेटमेंट दिया गया है। तो ये हो गया आपका सर्विसेज का टैक्सेबल का नोटिफिकेशन। लेकिन जैसे हमने कहा टैक्सेबल के साथ साथ गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन भी दिया है। तो जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम्पशन है वो 12/2017 में कवर होता है, जिसमें लगभग 115 एंट्रीज है, अलग अलग सर्विसेज है जिसको एग्जाम्पशन दिया गया है। अगर आपने सर्विस टैक्स रेजिम में काम किया है तो आपको पता रहेगा 25/2012 करके एक नोटिफिकेशन था जिसमें लिस्ट ऑफ सर्विसेज था जिसको एग्जाम्पशन दिया था। लगभग सभी वही सर्विसेज आपको ये 12/2017 में भी मिलेगी। सिमिलरली जैसा आरसीएम ऑन गुड्स है, सिमिलरली आरसीएम ऑन सर्विसेज है जो आपको 13/2017 में मिलेगा। जैसा सेंट्रल टैक्स का सर्विस का एग्जाम्पशन है वैसा ही इन आईजीएसटी का भी आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन मिलेगा 9/2017। तो ये बेसिक नोटिफिकेशन है फ्रेंड, प्लीज नोट करिएगा। ये नोटिफिकेशन बार बार अमेंड हुए हैं, तो आप जब नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले गुड्स का नोटिफिकेशन देखते हैं। और हमारा आज का थॉट प्रोसेस ये है, जब हम एग्जाम्पशन एंट्री पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह से रीड किया जाए, किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए। वो जो एग्जाम्पशंस है उनके ऊपर कोई एडवांस रूलिंग, हाईकोर्ट के कोई जजमेंट्स है क्या, कोई सर्कुलर्स है क्या, बराबर है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। उस दिन हमने एक इंटरेस्टिंग एंट्री देखा था, बराबर है, प्रोडक्ट का, जिसमें क्या लिखा था, ब्रेड करके। तो जब हम ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड को एग्जाम्पशन दिया गया है, आप सबको ये एंट्री याद रहेगा, बराबर है। उस दिन हमने टोस्ट का एग्जांपल लिया था। तो अगर मैं आपको ये एंट्री दिखा रहा हूं अभी, ब्रेड एक्सेप्ट व्हेन सर्व्ड फॉर कंजम्पशन और एंड पिज्जा ब्रेड। तो पिज्जा ब्रेड और अगर कंजम्पशन ब्रेड जो है वहां पर अपने होटल में वगैरह ब्रेड ऑर्डर किया तो उसके ऊपर अलग टैक्स रेट लगेगा, दैट इज सेपरेट। बट जो ब्रेड है ब्रांडेड और अदरवाइज, बराबर है, यानी आपने मिल्क मेड लिया, मालपानी लिया, जो भी ब्रेड आपने लिया, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है, इट्स अ नील रेटेड प्रोडक्ट।
लेकिन अभी आपके क्लाइंट ने आपको ये क्वेश्चन पूछा, भैया मैं ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ डोनट करके, आपने देखा रहेगा ये प्रोडक्ट, बराबर है। तो ये जो ब्रेड है जिसके अंदर क्रीम डाला गया है, इसको एग्जम्पशन मिलेगा क्या? तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्लाइंट, तो आपको क्या लग रहा है कि मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये क्रीम डाला है ना, बट क्रीम डालने की वजह से ब्रेड चेंज हुआ है क्या? ब्रेड ब्रेड ही रहा है ना उसमें, लगभग आप कह रहे हो नहीं, बराबर है। लेकिन आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि आप ब्रेड जो है, बराबर है, ब्रांडेड और अदरवाइज, तो कैसा भी आपने ब्रेड बेचा तो टैक्सेबल नहीं है। अगर हमने क्रीम निकाल दिया तो, अगर ये ब्रेड में से क्रीम निकाल दिया तो आप कह रहे एग्जम्पशन मिलेगा। यानी आप कह रहे कि सिर्फ क्रीम डालने से ब्रेड चेंज हो रहा है क्या? क्रीम डालने से ब्रेड चेंज हो रहा है क्या? ब्रेड विल रिमेन ब्रेड ओनली, नो, बराबर है। ब्रेड तो ब्रेड ही रहेगा। क्रीम अगर आपने रिमूव कर दिया तो ब्रेड तो ब्रेड ही रहेगा ना, वो चेंज होने वाला है? तो अगर हमने इसको ब्रेड रोल बोला, क्रीम ब्रेड बोला, तो बिकॉज आपको नाम प्रोडक्ट का डोनट दिखता रहेगा। बट अगर हमने उसको क्रीम ब्रेड बोला तो क्रीम ब्रेड, या ब्रेड विथ क्रीम, या ब्रेड रोल ऐसा नाम दिया तो नाम देने से चेंज हो जाएगा टैक्स रेट। नेम नेचर एंड यूज, नेम नेचर एंड यूज भी तो मैं कहूंगा कि लगभग सेम ही है ना। नेम हमने अगर ब्रेड रोल रखा, बराबर है, ब्रेड विथ क्रीम रखा, या ब्रेड ब्रैकेट में लिखा क्रीम एडेड, नेचर अगर देखेंगे ब्रेड ब्रेड ही रहता है, ब्रेड थोड़ी चेंज होने वाला है। यूज जो है चाय के साथ खाते हैं उसको भी, इसको भी चाय के साथ खाते हैं, बराबर है। यानी कि सिंपल जो एंट्रीज है वो तक कॉम्प्लिकेट हो सकती है जब हम जीएसटी के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरली जो टैक्स पेयर है उसको ये जो प्रोडक्ट है B2C सेगमेंट में आते हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में आते हैं ये। तो यहाँ पर टैक्स पेयर जो है ही विल ट्राई टू से दैट इट इज ब्रेड ओनली एंड द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द ब्रेड रिमेन्स, बिकॉज जो ब्रेड का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो गवर्नमेंट ने जब ब्रेड को एग्जम्पशन दिया है, वहां पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने किसी ने मेंशन नहीं किया है कि ब्रेड को क्वालिफाई नहीं किया गया है विथ और विदाउट क्रीम करके। ब्रेड विदाउट क्रीम जैसा उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि एक्सेप्ट व्हेन सर्व फॉर कंजम्पशन ऑफ पिज्जा ब्रेड, तो लिखा है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं कि विथ और विदाउट क्रीम। तो ब्रेड विदाउट क्रीम, विदाउट एनी एडिशन, बराबर, ये लिखा नहीं। तो चलो अभी और उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। आपने टूटी फ्रूटी वाला भी ब्रेड खाया रहेगा, बराबर है। तो टूटी फ्रूटी ब्रेड जो है वो एग्जाम होगा कि टैक्सेबल होगा? टूटी फ्रूटी वाला ब्रेड whether tutti frutti bread will be exempt or taxable? एग्जाम। तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी का जो काम है वो क्या है? स्वीटनेस बढ़ाना। यहाँ पर क्रीम कर रहा है वो काम, करेक्ट। तो इस तरह से मुझे लगता है कि काफी सारे टैक्स पेयर ये आर्गुमेंट ले सकते हैं कि भैया अगर जब हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दैट प्रोडक्ट शुड रिमेन एग्जम्प्टेड बिकॉज एडिशन ऑफ क्रीम विल नॉट चेंज द कैरेक्टर। चलो अभी हम ब्रेड से आगे बढ़ जाते हैं। पापड़ तो आपको सबको पता है, बराबर है। पापड़ का नाम लिया तो ऑटोमेटिकली वो लिज्जत पापड़ फर्स्ट नेम आता है, बराबर। जैसा वाटर का नाम लिया तो इट इज बिस्लरी वाटर, तो वैसा ही पापड़ का नाम लिया तो इट इज लिज्जत पापड़। आपने अगर कभी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में वगैरह गए रहेंगे तो वहाँ मैदा वड़म करके रहता है, ये भी व्हाइट कलर का पापड़ है। तो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है पापड़ को, बराबर। पापड़ बाय वॉट एवर नेम इट इज नोन एक्सेप्ट व्हेन सर्व फॉर कंजम्पशन। तो जैसा ब्रेड का है एग्जैक्टली सेम पापड़ को भी उन्होंने एग्जम्पशन दिया है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो मैदा वड़म है, बराबर है, तो मैदा वड़म के ऊपर जीएसटी आएगा क्या नहीं? उसको पापड़ नहीं बोलते वो, वहां पर साउथ में उसको मैदा वड़म बोलते हैं, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन आएगा क्या? इसको पापड़ लिखा नहीं है उन्होंने, सिर्फ मैदा वड़म लिखा है। सर्व नहीं किया, आप दुकान से लेके आ रहे हैं, समझो परचेस कर रहे हो, उसको घर पे फ्राई करने वाले हो आप, जैसे ये लिज्जत का पापड़ का पैकेट है वैसा ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लैंग्वेज है व्हाट इट सेज, पापड़ बाय वॉट एवर नेम नोन,
यानी कि आपको जो भी नाम देना है उसका, बराबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेम, इफ द नेचर इज पापड़ देन एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल। और इसके बारे में एक एडवांस रूलिंग भी आया है जहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि मैदा वड़म के लिए एग्जाम्पशन अवेलेबल है। अभी और आपके लिए एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आपने ये सब भी फ्राइम्स ट्राई किए रहेंगे, बराबर है, घर पे। तो जब हम फ्राइम्स की बात करते हैं, जो आपको कलरफुल फ्राइम दिख रहे हैं यहाँ पर फोटो में, बराबर है, तो ये फ्राइम के ऊपर जीएसटी आएगा क्या? ये फ्राइम को आप पापड़ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैदा वड़म को तो पापड़ आपने कहा, बराबर है, लेकिन जो फ्राइम्स है वो येलो कलर का, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, बराबर है, ऑरेंज कलर का, उसके ऊपर आएगा क्या फ्राइम के ऊपर? फ्राइम्स को आप पापड़ बोलोगे क्या? यूज्ड एज पापड़, बट इज इट सोल्ड एज पापड़? तो यहां पर आपको पैकेट पे पापड़ का नाम भी दिखेगा, बराबर है, कैरेक्टर रिमेन्स सेम, यानी कि आप कंजम्पशन लेवल पे देख रहे हो, बराबर है, कि भैया मैं पापड़ भी खाऊंगा उतने ही मजे से एज अ क्रंची पीस करके, बराबर है, खाने के बाद, और फ्राइम्स भी वैसे ही खाऊंगा। लेकिन डिपार्टमेंटल अथॉरिटी का बोलना वैसा नहीं है। डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने जब एडवांस रूलिंग पास किया, उन्होंने कहा कि फ्राइड फ्राइम जो है उनको पापड़ आप नहीं कह सकते हो, बिकॉज जनरल कॉमन पैरेलेंस में उनको आप पापड़ करके यूज या रेफर नहीं करते हो। एंड दैट द रीजन फ्रेंड, आप देखोगे जब ये काफी सारे लोग जो आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट भी बेचते हैं, दे आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट उनके फ्राइम जो है उनको भी पापड़ करके प्रोडक्ट पे नाम आए, ताकि जब डिपार्टमेंट कोई क्वेश्चन करेगा, जब जीएसटी अथॉरिटीज के पास जब मैटर जाएगा, जब ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में, देन बेस्ड ऑन दिस पैकेजिंग दे विल ट्राई टू से कि भैया ये हमारा पापड़ ही है, जैसा पानी पूरी पापड़, जबकि ये पानी पूरी है, बराबर है। तो पानी पूरी के लिए कोई एग्जाम्पशन आपको दिखा गया यहाँ पर? पानी पूरी के लिए यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, पानी पूरी पापड़, बराबर है, बिकॉज घर पे लाओगे आप, उसको फ्राई करोगे तो इट विल वो पानीपुरी के जैसा दिखेगा, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये सब इंटरप्रिटेशन अभी लोग लेने वाले हैं, एंड बाद में जब आप प्रैक्टिस में आओगे, जब आप काम करोगे, जॉब करोगे, जो भी आप आफ्टर सीए बनने के बाद, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के बाद, तो वहां पर आपको ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। तो जीएसटी में इसके लिए लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, डल नहीं रहता है, ऐसे अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आती रहेगी। जीएसटी में आप सबको पता रहेगा, इवन प्रसादम, जो बालाजी मंदिर का जो प्रसाद सबसे फेमस है, बराबर है, आप सबने, आपको पता भी रहेगा, बालाजी मंदिर जब ये प्रसादम वगैरह सप्लाई करता है, एनीबडी नोज कि बालाजी मंदिर का टर्नओवर कितना है इसका, प्रसादम का, ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज प्रसादम इज एग्जाम, बट टर्नओवर पता है किसी को कितना है? कुछ तो भी 200 करोड़ का टर्नओवर है ऑन एन एवरेज है, ऑब्वियसली कम ज्यादा होता है, बट 200 करोड़ का टर्नओवर है। एंड गवर्नमेंट ने प्रसादम, जो भी रिलीजियस प्लेसेस से, टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस, गुरुद्वारा, दरगाह, कहीं से भी अगर आप बेचोगे तो इट हैज बीन एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर आपको लगा कि भैया प्रसादम इतने लोग ऑर्डर करते हैं, अमेरिका में अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग हैं, महाराष्ट्र में, तो मैं एक ऑनलाइन पोर्टल चालू करता हूँ, बराबर है, एंड आप अभी प्रसादम बेच रहे हो, अलग अलग टेम्पल का आप जमा करते हो हर दिन, एंड आप वो सप्लाई कर रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या नहीं आएगा? बिकॉज जो एग्जाम्पशन है, इट हैज टू कंडीशन, वन इट शुड बी प्रसादम, एंड सेकंड इट शुड बी सप्लाइड बाय रिलीजियस प्लेसेस, बराबर है, तो ही एग्जाम है। अगर आप खुद ये बिजनेस चालू करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। वाटर, वाटर के बारे में भी, जब आप वाटर यानी कि सप्लाई कर रहे हो, बेच रहे हो, बराबर, आपने वाटर टैंकर से आप वाटर खरीद सकते हो, वाटर बॉटल खरीद सकते हो, वाटर का कंटेनर खरीद सकते हो, बराबर है। तो जब आप ये वाटर परचेस कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या नहीं? तो यहाँ पर वाटर का एक एग्जाम्पशन है, स्पेसिफिकली रेट जो है गुड्स के एग्जाम्पशन की जो लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर 99 में स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दिया गया वाटर, लेकिन इट इज अदर देन एरेटेड मिनरल एंड प्यूरिफायर, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralized and water sold in sealed container। यानी अगर ये टाइप का अगर वाटर है, बराबर है, कौन सा प्यूरिफाइड है, तो प्रैक्टिकली उसके ऊपर जीएसटी आएगा। दैट इज व्हाट द अथॉरिटीज आर सेइंग, करेक्ट। तो यहाँ पर एक पर्सन था जिसका बिजनेस था एक्वा केयर का, प्यूरिफाइड वाटर बेचने का, तो कंटेनर में वो प्यूरिफाइड वाटर बेचता था। आपको पता रहेगा ना, 20-25 लीटर के कंटेनर आते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन है, भैया ये जो प्यूरिफाइड वाटर है उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या नहीं? तो उसका बोलना था कि ये जो वाटर है ये एग्जम्प्टेड है, एंड मेरा प्यूरिफाइड वाटर, लेकिन वाटर इज एग्जम्प्टेड, तो आई शुड नॉट बी
आस्क्ड टू पे जीएसटी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एडवांस रूलिंग दिया है वहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये जो प्यूरिफाइड वाटर है इट इज नॉट एक्सक्लूडेड, और आप तो कंटेनर में वाटर बेचते हो तो इट वुड बी लायबल टू जीएसटी। तो अभी आपका जो सोसाइटी है, बराबर है, अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं, आपके सोसाइटी में समझो वाटर आपका सोसाइटी प्रोवाइड करता है आपको, बिकॉज हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी बीएमसी का वाटर का कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपने कंटेनर से वाटर लाया एंड आपने सोसाइटी वालों को चार्ज किया उसके लिए, बराबर है, आपने ये वाटर टैंकर लाया एंड सोसाइटी मेंबर्स को चार्ज किया। तो पहला क्वेश्चन, आपको इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा क्या एज अ सोसाइटी? आप एज अ सोसाइटी वाटर दे रहे हो, आपके पास 10 फ्लैट है आपके सोसाइटी में, बराबर है, वाटर टैंकर का अमाउंट आया ये महीने का 10,000, तो आप पर पर्सन 1,000 रुपए ले रहे हो, यस और नो? आपको लग रहा है यार मैं सोसाइटी में रहता हूं, अगर मैंने यस बोला तो मुझे भी 8 टका देना पड़ेगा? ऑल ऑफ यू आर सेइंग नो, लेकिन आप एक फंडामेंटल पॉइंट यहां पर मिस कर रहे हो फ्रेंड्स। कंटेनर ने वाटर टैंकर से आया है वो पानी, ठीक है, तो वाटर टैंकर से आया पानी और अपने सोसाइटी मेंबर्स को दिया, तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? व्हाट पॉइंट आर यू मिसिंग? यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर रहे हो आप? बेसिक पॉइंट, एकदम बेसिक पॉइंट है जीएसटी में। प्यूरिफाइड वाटर है क्या नहीं, चलो अज्यूम करते कि नॉन प्यूरिफाइड है, मैं आपको इजी बनाता हूँ, प्यूरिफाइड नहीं है, नॉन प्यूरिफाइड है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए, यस। अभी सोसाइटी में तो घर के लिए रहेगा ना आपके, तो क्या मिस कर रहे हो आप? व्हाट आर यू मिसिंग? बिजनेस तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, जीनल ने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये जो एग्जाम्पशन है जो हम एंट्री पढ़ रहे हैं, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ वाटर एज गुड्स। जब सोसाइटी सप्लाई कर रहा है, जब सोसाइटी सप्लाई कर रहा है तो बेसिकली इट विल बिकम अ सर्विस। तो इसके ऊपर एक एडवांस रूलिंग भी है जहां पर क्या कहा गया है कि अगर आप अलग अलग अमाउंट स्प्लिट करोगे, वाटर के लिए अलग, कॉन्ट्रैक्ट 1 वाटर के लिए एंड कॉन्ट्रैक्ट 2 अदर देन वाटर, क्यों? बिकॉज आपका 7,500 रुपए से आपका अमाउंट कम करना है आपको, एंड 7,500 रुपए से अमाउंट कम कर दिया तो आपको सबको पता है एग्जम्पशन अवेलेबल है, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पहली बात ये एडवांस रूलिंग में कि आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वाटर के साथ टोटल सोसाइटी के आप जो भी मेंटेनेंस ले रहे हो इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल, एंड 7,500 रुपए का जो एग्जम्पशन है बेसिकली इट इज फॉर ऑल द सर्विसेज टुगेदर, आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर आप एडवांस रूलिंग है तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये राइट एडवांस रूलिंग है, बराबर है। यहाँ पर अगर सही में कॉन्ट्रेक्चुअली वगैरह अगर हमने स्प्लिट कर दिया तो मुझे लगता है आर्गुमेंट लिया जा सकता है, फाइट आउट किया जा सकता है, बट हम व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स आर मिस्ड, करेक्ट? एज ए कंसल्टेंट यू शुड नेवर मिस दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, बिकॉज आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं सप्लाई क्या कर रहा हूँ, एम आई सप्लाइंग गुड्स और एम आई सप्लाइंग सर्विसेज, बिकॉज गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो ही एग्जाम्पशन आएगा, सर्विस कर रहे हो तो सर्विस के लिए अलग एग्जाम्पशन आपको देखना पड़ेगा। परफेक्ट, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी आपको पता है कि एग्जाम्पशन अवेलेबल है। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, जो सोसाइटी रहता है या आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, बराबर है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जहाँ दुकान वगैरह होते हैं ना, शॉप्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ वहां पर ना लोग डीजी सेट्स लगा के रखते हैं, एंड डीजी सेट के थ्रू जब उनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डाउन है so that time they will supply through DG set the electrical energy। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है, तो क्वेश्चन है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, बराबर है। तो आप समझो मॉल ओनर हो, आपको पता है ना फिनिक्स मॉल है, अलग अलग मॉल है, अभी तो राइट नाउ एक लगभग 1 साल से बंद है, वो अलग बात है, लेकिन अगर समझो वो मॉल चालू है और उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी बंद हुआ था कुछ कपल ऑफ दिन के लिए, कपल ऑफ आवर्स के लिए, उस टाइम पे उन्होंने डीजी सेट का यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया, बराबर है। और पर पर्सन उधर समझो 100 शॉप्स है, पर पर्सन उन्होंने 20,000 रुपए चार्ज किया वो शॉप्स को, पर शॉप 20,000। तो बताइए 20,000 के ऊपर जीएसटी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, यस और नो?
Why yes, why no? Almost you are saying yes. So won't that qualify as supply of electrical energy? Supply of electrical energy आएगा नहीं क्या वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके नहीं आएगा? It's a supply of service, as you rightly mentioned. It is actually a supply of service because as a mall owner आपने property rent पे दिया है, बराबर है? So when you are giving a property on rent, naturally along with your rental services you are going to give some other services also. यहाँ composite supply, बराबर है? वो principle applicable हो जाएगा. Composite supply में अगर main service principal service taxable है तो even incidental services भी taxable हो जाएगी. Obviously यहाँ पर please note करिएगा, काफी सारे जो taxpayer है उन्होंने ये position लिया है कि ये कंपोजिट सप्लाई करके क्वालिफाई नहीं होगा, बिकॉज दोनों अलग अलग है. मेरा बिजनेस है रेंटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसके ऊपर मैं 8 टका जीएसटी पे कर रहा हूँ, बराबर है. लेकिन जो अलग है डीजी सेट वाला जो है मेरा अलग एक्टिविटी है, वो अगर किसी ने यूज किया तो ही मैं चार्ज कर रहा हूँ. रेंटल में कब चार्ज करता हूँ? इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज. भैया आप दुकान बंद भी रखोगे तो मैं तो चार्ज करूंगा, मेरे एग्रीमेंट में लिखा है. लेकिन अगर आपने डीजी सेट यूज ही नहीं किया तो मैं थोड़ी चार्ज करने वाला हूँ, बराबर है. एंड इट इज बियॉन्ड आवर रेंटल एग्रीमेंट. रेंटल एग्रीमेंट जब बना था ये तो सर्विस भी नहीं था मेरा एग्रीड, ये तो बाद में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होने लगा तो उसके बाद में हमने सर्विस देना चालू किया. तो इस तरह के आर्गुमेंट लेके कुछ मॉल ओनर से, प्रॉपर्टी ओनर से जिन्होंने पोजीशन लिया है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. देयर आर मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर इन द अर्लियर एरा, बराबर है, वैट एरा, एक्साइज एरा के टाइम के है. तो वी हैव टू नाउ वेट एंड वॉच कि उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे इवॉल्व होता है. एज अ प्रोफेशनल इफ यू आस्क अस, इन आवर व्यू टैक्स शुड बी पेबल ऑन द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग डीजी सेट वगैरह के लिए अगर आप कुछ अमाउंट रिकवर कर रहे हो तो चलो. अभी आप सबको पता है जो आपके पास नोट्स है, बराबर है, जो रुपी के नोट्स है, अभी 2000 रुपीज के नए नोट्स लॉन्च किए गए थे. आप सबको पता है कि ओल्ड वाले नोट्स कुछ स्क्रैप कर दिए गए थे. तो ये जो नोट्स है ये आरबीआई बनाता है, बराबर है. लेकिन आरबीआई के पास नोट्स बनाने के लिए कंप्लीटली ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि पूरा फैक्ट्री और सेटअप एवरीथिंग दे हैव. तो व्हाट हैपेंस, समटाइम दे गेट द नोट्स प्रिंटेड फ्रॉम सम अदर एजेंसी, बराबर है. तो वो नोट्स परचेज करते हैं, बराबर है. यानी कि कोई कंपनी रहता है, अलग कंपनी, जो नोट सेल करता है आरबीआई को. तो आरबीआई कॉन्ट्रैक्ट देता है, जैसा आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, तो वैसा आरबीआई नोट प्रिंटिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट देता है. तो आरबीआई को जब ये नोट सेल किए जाते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सेल ऑफ गुड्स, एंड यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एग्जम्पशन दिया गया है. सिमिलरली फ्रेंड्स, बुक्स जो क्रिटिकल है स्टडीज वगैरह के लिए, वहां पर भी गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है. लेकिन यहाँ पर जो एग्जम्पशन है, इट टॉक्स अबाउट प्रिंटेड बुक्स इंक्लूडिंग ब्रेल बुक्स, बराबर है. प्रिंटेड बुक्स, यहाँ पर अगर प्रिंटेड बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो आप, मोस्ट ऑफ यू माइट बी इन सीए फाइनल, तो आप में से काफी सारे लोग कोचिंग क्लासेस भी लेते रहेंगे, बराबर है. तो कोचिंग क्लासेस वाले जो प्रोफेशनल जो फैकल्टीज है वो आपको नोट्स देते हैं. तो आप बताइए वो जो नोट्स है उसके लिए अगर उन्होंने चार्ज किया 2-3 हजार रुपया जो भी रहेगा, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या नहीं आएगा? जो कोचिंग क्लासेस वाले फैकल्टी ने कुछ अमाउंट चार्ज किया आपको, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? यस और नो? So few of you are saying yes. Few are saying no. In our view, it is a composite supply. वो सेल ऑफ प्रिंटेड बुक्स नहीं है, बराबर है. तो वहां पर आपको टैक्स लगेगा. ऐसा हमारा व्यू. ऑब्वियसली देयर आर मेनी फैकल्टीज जिन्होंने ये व्यू लिया है कि ये नोट जो है ये इंसिडेंटल है, बिकॉज मैं कोचिंग के लिए वो यूज करता हूँ. आप अगर आप खुद पढ़ोगे तो हो सकता है उसका यूज नहीं है. तो जो बंदा कोचिंग अटेंड कर रहा है उसको कंपल्सरीली नोट चाहिए, बिकॉज फैकल्टी कंटिन्यूसली नोट्स को रेफर करता है. भले आजकल डिजिटल ऑनलाइन जमाना आ गया है, बराबर है, ऑनलाइन सब ऑनलाइन फैकल्टीज ने काफी सारे लेक्चर वगैरह भी अपलोड किए हैं. लेकिन स्टिल इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट अप्रोप्रिएटली, वो फैकल्टी अप्रोप्रिएट नोट्स के पेज नंबर को वगैरह रेफर करता है. एंड गिवन दैट रीजन इट कैन बी सेड इट इज एक्चुअली अ ट्रेनिंग सर्विस, बराबर है. एंड नोट्स इंसिडेंटल है वहां पर, इसके लिए जीएसटी आएगा. दैट इज आवर व्यू. ऑब्वियसली इट कैन बी देयर कैन बी अदर व्यू आल्सो वेयरिन पीपल कैन से इट इज एक्चुअली नोट्स ओनली एंड इंडिपेंडेंटली आप पढ़ाई कर सकते हो करके. एंड इसके लिए आप देखोगे कुछ फैकल्टी जिनसे आप ये बुक्स परचेस करते हो, कुछ आपको जीएसटी लगाते हैं, कुछ आपको जीएसटी नहीं लगाते हैं. तो चलो
अभी हम जब बात करते हैं दूसरे कुछ पॉइंट्स की, आप सबको पता है कि मोदी जी के काफी सारे जो कुर्ते से लेके पेन से लेके जो भी उनको गिफ्ट आए थे, बराबर है, वो रेगुलरली उसको ऑक्शन करवाते हैं, बराबर है। तो क्वेश्चन है कि जब गवर्नमेंट ये गुड सेल कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स आएगा क्या, जो ऑक्शन कर रहा है। और ये मुझे लगता है 2-3 बार ये ऑक्शन हुआ है अब तक, और कुछ 15 to 20 करोड़ कलेक्शन हुआ है। ऑब्वियसली जो भी कलेक्शन होता है दिस इज गिवन फॉर सम चैरिटेबल पर्पज बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एंट्री नंबर 153 इंट्रोड्यूस किया है कि सप्लाई ऑफ गिफ्ट आइटम रिसीव्ड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, गवर्नर वगैरह, और जिसका जो ऑक्शन प्रोसीड्स है, बराबर है, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर पब्लिक और चैरिटेबल कॉज दे वुड बी एग्जम्प्टेड। तो ये स्पेसिफिक एंट्री है एंड दैट द रीजन जब भी ऑक्शन होता है चीजों का उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जब प्राइवेट ऑक्शन होगा किसी और चीजों का, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसको जो गिफ्ट मिले हैं, बराबर है, मिस्टर रतन टाटा वगैरह जो भी रहेगा, वो चीजों का ऑक्शन कराएगा तो उनके ऊपर जीएसटी आएगा। तो वो जो भी ऑक्शन कराएंगे उनके ऊपर जीएसटी आएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट जो एग्जाम्पशन है, इट इज फॉर सर्टेन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वेरियस इम्प्लीमेंट्स रखते हैं, तो गवर्नमेंट ने लगभग काफी सारे ऐसे इम्प्लीमेंट्स को एग्जाम्पशन दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि काफी सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जो टूल्स यूज हो रहे हैं, बराबर है, जैसे हम प्लास्टिक का जो कप रहता है, सिंपल छोटा कप रहता है, वो कप को ऊपर, यानी कि जब आप कप को यूज करोगे, बेचोगे, यानी कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बेच रहे हो वो कप, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं, बराबर। और ये कप का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो रबर प्लांटेशन जो रहता है ना, उसमें रबर का कलेक्शन करने के लिए वो कप्स का यूज किया जाता है। तो नाउ रीड दिस एंट्री एंड टेल कि वेदर दिस वुड बी दिस प्रोडक्ट वुड बी एबल टू गेट द एग्जम्पशन। जो लेटेक्स कप कहते हैं उसको, लेटेक्स कप, बराबर है, उनको एग्जम्पशन मिलेगा क्या। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मैन्युअली ऑपरेटेड और एनिमल ड्रिवन, हैंड टूल्स, पेड्स वगैरह, शॉवल, पिक्स, फोक, ट्रैक्स, एक्सेस, बिल हुक्स वगैरह जो भी रहेगा, सिकल, हेज shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture और forestry। यानी आप अदर टूल्स भी कोई यूज करते हो तो उनको भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपके लेटेक्स कप है, बराबर है, जो रबर कप्स है, जो रबर जिसमें आप कलेक्ट करते हो, तो उसको भी एग्जम्पशन मिलेगा करके न्यूमरस एडवांस रूलिंग इस टॉपिक पे आए हैं। ठीक है, परफेक्ट। चलो, यस सतीश, यू आर राइट, आंसर given by you is right. So now the government has also given certain exemption to certain basic necessities related to product होते हैं, जैसा पनीर। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है कि भैया जब पनीर आप बेच रहे हो, अगर आप लूज फॉर्म में बेचोगे विदाउट ब्रांड नेम तो उसको एग्जम्पशन है, लेकिन ब्रांड नेम के साथ बेचोगे, पैक्ड कंटेनर करके अगर आप बेचोगे तो उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसका जो टैक्स रेट है बेसिकली वो टैक्स रेट रहेगा 5%। तो यहाँ पर इसके लिए आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब पनीर बेचा जाता है, बराबर है, अदर देन दोज पुट अप इन यूनिट कंटेनर, जैसा आप देख रहे हो अमूल का जो पनीर का जो पैकेट है इट इज अ यूनिट कंटेनर, जहां पर देयर इज अ बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, यानी कि कोई ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो, और बियरिंग अ ब्रांड नेम ऑन विच एन एक्सेप्टेबल क्लेम एनफोर्सेबल राइट वगैरह जो है इज अवेलेबल। यानी कि अगर आपने यहाँ ब्रांड नेम डाला, बराबर, अमूल मलाई पनीर करके, लेकिन अमूल के साथ आपने यहाँ लिख दिया है कि भैया मेरा जो ब्रांड नेम है मुझे उसका यूज नहीं है, मैं उसको बेसिकली आई एम फॉरगोइंग दैट राइट वॉलेंटरली, किसी को भी अमूल पनीर करके बेचना है तो बेचो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा अगर आप करोगे तो वहां पर आपको एग्जम्पशन यू कैन कंटिन्यू टू अवेल, बराबर। यानी कि ब्रांड नेम जो है, अगर आपका राइट इन दैट ब्रांड नेम इफ यू वांट टू फॉरगो, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, बिकॉज आपका ब्रांड नेम इज व्हाट इज मेकिंग यू, और इट इज व्हाट विल गिव यू मोर बिजनेस इन द मार्केट, करेक्ट। एंड दैट द रीजन काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रांड नेम फॉरगो नहीं किया, बिकॉज अगर आप फॉरगो करोगे ब्रांड नेम तो आपको एग्जम्पशन आपको मिलेगा। अगर आप ब्रांड नेम फॉरगो नहीं करोगे, जैसे अमूल ने नहीं किया है, तो उनको 5% टैक्स पे करना ही है। तो यहाँ पर एक डिसीजन लेना पड़ता है काफी सारे लोगों को कि मुझे फॉरगो करना है क्या नहीं, अगर आप प्रोडक्ट लाइन में हो या बिजनेस लाइन में हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनका जो गेहूं का वगैरह बिजनेस था वगैरह, बराबर है, यहाँ पर सेम जैसा पनीर का एंट्री है वैसा ही गेहूं का भी सेम एंट्री है, पल्सेस का, व्हीट का वगैरह, कि अगर आप ब्रांड नेम के साथ बेचोगे तो आपको जीएसटी लगेगा 5%, एंड विदाउट ब्रांड नेम बेचोगे तो आपको 5% जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप बोलोगे 5% जीएसटी वैसे तो बड़ी अमाउंट नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप होलसेल मार्केट में जाओगे तो 5% से बहुत इंपैक्ट होता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसके लिए काफी सारे लोगों ने जो उनका अलग अलग ब्रांड नेम था
हो सकता है किसी का मयूर व्हीट करके है, किसी का तेजल व्हीट करके है, जो भी नाम रहेगा। तो उन्होंने वो फोरगो कर दिया कि हमको जो हमारा ब्रांड नेम है वो कोई भी यूज कर सकता है, अगर करना है तो हम उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं करेंगे, बराबर है। वी विल नॉट इनिशिएट एनी क्लेम ऑफ एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ऐसा काफी सारे लोगों ने किया, कंपनी ने किया। और उसके साथ कुछ लोगों ने उसका मिसयूज भी किया। मिसयूज कैसे किया? जैसे हमने कहा कि अगर आपका ब्रांड नेम आप फोरगो करते हो तो आपको जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्रांड नेम आप रिटेन करते हो, फोरगो नहीं करते हो, बराबर, आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? विल जीएसटी भी एप्लीकेबल? अगर आपका ब्रांड नेम है, बियरिंग अ ब्रांड नेम, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है आपका, यहाँ पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्टर्ड है। तो अगर समझो किसी ने रजिस्टर्ड ब्रांड नेम यूज किया एंड फिर भी बोला नहीं नहीं मेरा प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड है, तो क्या होगा? तो उसने जो एग्जाम्पशन है गलत लिया, बराबर है। एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं था, 5% पे करना चाहिए, बराबर है, लेकिन उसने गलत लिया एग्जाम्पशन। तो ऐसे काफी सारे केसेस जीएसटी में पाए गए जहां पर लोगों ने गलत एग्जाम्पशन अवेल किया। उनका रजिस्टर्ड ब्रांड नेम था, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि हम विदाउट ब्रांड नेम बेच रहे, विदाउट ब्रांड नेम बेच रहे, या हमने जो ब्रांड नेम का जो हमारा ट्रेडमार्क है उसका राइट हमने फोरगो कर दिया, ऐसा बोला, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं किया। तो जब डिपार्टमेंट को ये जब बात पता चली तो उन्होंने लिटरली एक गुजरात का केस है जहां पर वो पर्सन को रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ एग्जाम्पशन के लिए अरेस्ट कर लिया, बिकॉज सब्सटेंशियल अमाउंट जो था उसमें इन्वॉल्व था, जो जीएसटी पे नहीं किया गया था। आप सबको पता है 2 करोड़ के ऊपर जब मैटर चला जाता है जीएसटी में तो आपको अरेस्ट का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर करोड़ ऑफ रुपीज का जीएसटी का पेमेंट नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ने फिर जीएसटी अथॉरिटी ने एक्शन लिया, उस पर्सन को इसके मामले में यानी कि मिसयूज जो किया रॉन्गफुली, उसने जो अवेल किया एग्जाम्पशन, उसको अरेस्ट कर लिया। एंड दैट द रीजन आपका कोई भी क्लाइंट इस टाइप के एग्जाम्पशन अगर क्लेम कर रहा है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बराबर है, बिकॉज जीएसटी का अमाउंट अगर बढ़ा है तो इवन अरेस्ट के प्रोविजन भी ट्रिगर हो सकते हैं। परफेक्ट। चलो, और कुछ एग्जाम्पशन है, जैसा कि अगर हम एनिमल फीड की बात करते हैं, आपको सबको पता है जो जानवर है वगैरह उनके लिए जो फीड जो बनाते हैं उनको एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था कि एडवांस रूलिंग अप्लाई किया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला जो शतामृत च्यवन है, चावल जो गाय वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जो एनिमल फीड है, वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन जो टैक्स पेयर था वो अथॉरिटी के पास वापस गया, अपीलेट अथॉरिटी के पास, किसके लिए? वो बोला नहीं नहीं ये एग्जाम नहीं है, मुझे टैक्सेबल करके चाहिए। तो ये ऐसा क्यों किया रहेगा? व्हाई दैट पर्सन जिसको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला ये प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड है, वो पर्सन अपीलेट एडवांस रूलिंग के पास गया ऊपर वाले लेवल पे और बोला कि नहीं मेरा प्रोडक्ट एग्जाम नहीं, मुझे टैक्सेबल करके चाहिए। व्हाट कुड बी द रीजन? परफेक्ट, आईटीसी का बेनिफिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट। तो इसके लिए ऐसा उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी एग्जामिशन दे देता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे एग्जामिशन नहीं चाहिए, मुझे 5% टैक्स पे करना है। तो इट्स इंटरेस्टिंग एडवांस रूलिंग, जहां पर अपीलेट एडवांस रूलिंग के पास लोग अपोजिट रीजन के लिए गए। जनरली उल्टा होता है, प्रोडक्ट को टैक्सेबल बोला जाता है तो देन पीपल गो टू द हायर अथॉरिटी सिंग नहीं मेरा प्रोडक्ट तो एग्जम्प्टेड है। अभी आपके सामने ये आपको क्या दिख रहा है? ये कौन से टाइप के ये बी है, सीड सही है, टैमरिंड सीड्स, करेक्ट, परफेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे स्पेसिफिक एग्जम्पशन है, सीड्स फ्रूट्स एंड स्पोर्स ऑफ अ काइंड यूज फॉर सोइंग, बराबर है। तो हाँ चिचुके, बराबर है, करेक्ट। तो ये जो चिचुके जो है, जो टैमरिंड सीड जो है, अगर आप बेच रहे हो, बराबर, यहाँ पर एग्जम्पशन क्या है? किस चीज का एग्जम्पशन है? सीड्स का एग्जम्पशन है। तो अगर आपका ये बिजनेस है ये बेचने का, होलसेल में करोड़ों का बिजनेस होता है लोगों का ये सब, तो आप बताइए एग्जम्पशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप जो बेच रहे हो एग्जम्पशन मिलेगा? यस और नो? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सेइंग यस, एग्जम्पशन अवेलेबल है, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, बराबर है। लेकिन आप सब एक बात मिस कर रहे हो, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है यूज्ड फॉर सोइंग। तो यू विल हैव टू चेक फर्स्ट वो प्रोडक्ट सोइंग के लिए है क्या। हर जो सीड रहता है, बराबर है, वो सोइंग पर्पज के लिए नहीं होता है। सोइंग पर्पज के लिए अलग सीड होता है, उसको अलग टाइप का कोटिंग भी करना पड़ता है। एंड वो कोटिंग करने के बाद तो आप उस सीड को खा भी नहीं सकते। ये चीजों के तो आपने बचपन में भी खाए रहेंगे और आप जनरली खा भी सकते हो, बराबर है। लेकिन जो सीड क्वालिटी का होता है ना, उसको आप खा नहीं सकते, बिकॉज उसके ऊपर केमिकल वगैरह
स्प्रे किया जाता है सो दैट वो खराब ना हो करके, करेक्ट। तो यू विल हैव टू एंश्योर कि जब आप एग्जाम्पशन अवेलेबल है क्या नहीं है, तो एंट्री एकदम प्रॉपरली रीड कर रहे हो। और आपको सिर्फ एग्जाम्पशन का एंट्री नहीं देखना है, आपको अदर भी एंट्री देखना है टैक्सेबल का, बिकॉज यहाँ लिखा है अदर देन सीड क्वालिटी। तो आपको चेक करना पड़ेगा भैया ये जो बेच रहा है ये सीड क्वालिटी का है सही में या अदर देन सीड क्वालिटी का है, करेक्ट। तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल। बीटल नट तो ये स्पेसिफिकली मैंने लिया। बीटल नट आपको पता है ना, सुपारी जो हम खाते हैं। तो सुपारी के ऊपर यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो जीएसटी का रेट आपको पता है। वैक्सीन के ऊपर जीएसटी का रेट कितना है? वैक्सीन के ऊपर जीएसटी का रेट कितना है? 5%। एनी केसेस सुपारी के ऊपर जीएसटी का रेट कितना है? सुपारी के ऊपर भी 5% है। यानी गवर्नमेंट कह रहा है, जीएसटी काउंसिल कह रहा है कि आप सुपारी खाओ या वैक्सीन लो, दोनों के ऊपर जीएसटी 5% है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। रादर अब यहाँ पर आप ऐड भी देखिए ये बीटल नट का, रिफ्रेश योर कॉन्फिडेंस। यानी ये बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है और उसने वो पैकेट बाजू में रखा है। आई थिंक ऐसा पढ़ाई करते करते खाएगा तो पढ़ाई का तो पता नहीं, कॉन्फिडेंस का तो पता नहीं, लेकिन वो ऊपर जरूर चला जाएगा जल्द से जल्द बिकॉज ऑफ कैंसर, करेक्ट। तो आई थिंक ये एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग करते हैं। यहाँ तो लिखा भी है फ्रेशनेस दैट टेक्स यू राइट टू द टॉप। टॉप का मतलब मुझे लग रहा है सीधा ऊपर, बराबर है। तो ये बराबर बात है, ये सीधा ऊपर ही लेके जाएगा। तो इस तरह से ऑब्वियसली बीटल नट वगैरह गलती से भी मत खाइए, जो भी ऐसे शो के बिल्कुल मत पालिएगा, दे आर वेरी डेंजरस। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट इन दिस स्लाइड कि सो अनफॉर्चुनेट इट इज दैट समथिंग विच कैन कॉज कैंसर। देयर आर मेनी स्टडीज जहां पर लिखा गया है कि बीटल नट वगैरह से भी, जो आप सुपारी भी खाते हो उससे भी कैंसर हो सकता है। तो वहां पर आपका जीएसटी का रेट 5% है। वैक्सीन जो जान बचाती है उसके ऊपर भी आपने 5% जीएसटी रेट रखा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सुलेख करके एक सुलेख सरिता करके, अगर आपको हिंदी लिखने का हैंड राइटिंग अगर आपको अच्छा करना है वगैरह, बराबर है, तो आप ये लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। तो अगर आप देख सकते हो फसल, कमल, सड़क, इस तरह का उसमें फेंट वैसे लिखा रहता है और आपको फिर उसको राइट वैसे लिखना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो प्रिंटेड बुक्स है उसको तो नील रेट है, चिल्ड्रन पिक्चर ड्राइंग बुक जो है उसको भी नील रेटेड है, लेकिन जो एक्सरसाइज बुक है, ग्राफ बुक है, लेबोरेटरी नोटबुक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 12% जीएसटी का रेट रखा है, बराबर है, जो अदर नोटबुक्स है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि भैया जो सुरेख सरिता है, बराबर, जो नोटबुक है जो आपको दिख रहा है, ये 12% में आएगा कि नील में आएगा? आप कहोगे सर मेरे को प्रैक्टिस करना ही नहीं, आजकल मोबाइल और लैपटॉप पे ही काम हो जाता है। आप कह रहे हो कि नील रेटेड है, लेकिन ये लोग जब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गए वहां पर ये बोला गया कि नो दे आर टैक्सेबल एंड दैट द रीजन दे हैड टू गो टू हाई कोर्ट। या गलती से AAR लिखा है लेकिन इट इज एक्चुअली हाई कोर्ट। सो दे वेंट टू हाई कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट सेड कि वर्कबुक जो होता है, बराबर है, वर्कबुक इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज बुक, बिकॉज ये वर्कबुक नहीं है, ये एक्सरसाइज बुक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सरसाइज बुक के लिए आपको 12% है, लेकिन जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा ये आपका एक्सरसाइज बुक नहीं है, वर्क बुक है, जहां पर आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, करेक्ट। बिकॉज उनका ये बोलना था हाईकोर्ट का, जो टिपिकली जो एक्सरसाइज बुक रहते हैं वो प्लेन एक्सरसाइज बुक रहते हैं जिसमें सिर्फ लाइन रहते हैं, 2-3 लाइन रहते हैं और उसके बीच में आपको लिखना होता है प्रैक्टिस के लिए। तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया और कहा कि नहीं यहाँ पर एग्जाम्पशन आपको मिलेगा करके। तो इंटरेस्टिंग हाईकोर्ट का जजमेंट है, दैट्स द रीजन आई थॉट दिस शुड बी कवर्ड। सो फ्रेंड लेट अस नाउ मूव अहेड विथ सर्विस रिलेटेड एग्जाम्पशन, बिकॉज अभी तक हमने जो एग्जाम्पशन देखे वो गुड्स रिलेटेड थे, प्रोडक्ट रिलेटेड थे। अभी हम सर्विसेज रिलेटेड एग्जाम्पशन देखते हैं। जैसे हमने कहा सर्विसेज रिलेटेड एग्जाम्पशन की जब बात करते हैं हम, तो सीरियल नंबर नोटिफिकेशन का 11/2017 जो है वो बोलता है कि यहाँ पर टैक्स लगेगा, ये रेट से लगेगा, एंड 12/2017 बताता है हमको किसको एग्जाम्पशन मिलेगा। ये सेंट्रल टैक्स का है, इंटीग्रेटेड टैक्स का, आईटी का आपका नोटिफिकेशन नंबर अलग है। यानी कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि दोनों नोटिफिकेशन नंबर अलग अलग नंबर है, बराबर। ये 12/2017, ये 9/2017 है, परफेक्ट। जब हम सर्विसेज का एग्जाम्पशन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको जैसा हमने गुड्स का एग्जाम्पशन देखा, तो वहां पर आपको देखना पड़ता है भाई सीड क्वालिटी का गुड्स है क्या, करेक्ट। तो वी आर टॉकिंग मोर अबाउट प्रोडक्ट। जब हम सर्विसेज का एग्जाम्पशन का बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो अलग अलग आप एग्जाम्पशन की एंट्री देखोगे, लगभग 150-200 जो एंट्री है, तो आपको ये एनालाइज करके पता चलेगा कि कुछ एग्जाम्पशन से बाय, यानी कि व्हेन समबडी इज गिविंग अ सर्विस,
तो सर्विसेज बाय आरबीआई, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, बराबर है, तो गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्पशन दिया है बाय, यानी कि व्हेन समबडी इज स्पेसिफिकली गिविंग दैट सर्विस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना होता है कि भैया ये बाय वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जैसा फीफा, बराबर है, उन्होंने भी एग्जम्पशन, उनके लिए भी है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने कभी कभी क्या बोला है कि बाय एंड टू, तो कौन सर्विस दे रहा है एंड किसको दे रहा है, तो बाय अ पर्सन टू से गवर्नमेंट, तो वहां पर आपको एग्जम्पशन में आपको ये भी एंट्री मिलेगा। कभी कभी गवर्नमेंट टू सर्विस देता है, यानी कि बहुत एग्जम्पशन देता है टू, यानी कि व्हेन द सर्विस इज गिवन टू समबडी, बराबर है। तो फॉर एग्जांपल सर्विसेज गिवन टू गवर्नमेंट, दैट इज एग्जम्प्टेड। समटाइम गवर्नमेंट गिव्स यू एग्जम्पशन एंड सेज कि बाय ये पर्सन जब सर्विस देगा तो एग्जम्पशन है, प्लस उसका एक लिमिट देता है, जैसा बाय होटल अकोमोडेशन सर्विसेज अप टू लिमिट ऑफ 1000। तो इस टाइप के अलग अलग जो आप एग्जम्पशन एंट्री पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये एग्जम्पशन का टाइप क्या है, वेदर इट इज सर्विस प्रोवाइडर स्पेसिफिक, यानी कि कौन सर्विस दे रहा है इसके ऊपर एग्जम्पशन डिपेंडेंट है। इज इट सर्विस रिसिपिएंट स्पेसिफिक, यानी कि सर्विस रिसीव कौन कर रहा है उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन मिल रहा है क्या। यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ सर्विस भी कभी कभी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि बाय दिस पर्सन दिस नेचर ऑफ सर्विस एंड व्हेन प्रोवाइडेड टू समवन एल्स, बराबर है। तो ये बाय, नेचर एंड टू, ये भी तीनों चीजें कवर्ड है क्या एग्जम्पशन में। कभी कभी सर्विसेज का जो एग्जम्पशन होता है इट इज बाय वे ऑफ, तो जैसा स्लॉटरिंग ऑफ सर्विस, स्लॉटरिंग सर्विस हो सकता है, इट इज बाय वे ऑफ, यानी कि जो सर्विस आप दे रहे हो उसके बारे में गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है। तो व्हेन यू आर रीडिंग द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि एग्जम्पशन बाय स्पेसिफिक है, टू स्पेसिफिक है या नेचर स्पेसिफिक है। यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड भी दिया जाता है, जैसा 1000 रुपए का, 7,500 रुपए का सोसाइटी के लिए है, बराबर है। यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस नोटिफिकेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देन अंडरस्टैंड द वेरियस नोटिफिकेशन। आप सबको ये पता रहेगा जब हम रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की बात करते हैं, यहाँ पर 7,500 रुपए का आपको एग्जम्पशन है, बराबर है। जब एक सोसाइटी उसके मेंबर्स को जब सर्विस देता है तो गवर्नमेंट ने अप टू 7,500 का एग्जम्पशन दिया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्विस टैक्स रेजिम में भी पहले 5,000 था, बाद में 7,500 हुआ था। तो सिमिलरली जीएसटी में भी आप देखिए पहले 5,000 था, बाद में उसको 7,500 रुपए किया गया था। जब हम बात करते हैं एग्जम्पशन की, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री, बहुत बार लोग मिस कर देते हैं। एंड काफी बार हमने देखा है डेवलपर, बिल्डर जो फ्लैट ओनर से पैसे रिकवर करता है उसके ऊपर बोलता है कि नहीं ये 7,500 से कम है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ सर्विसेज बाय लिखा है, बाय होम नॉन प्रॉफिट एंटिटी या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। अभी आपका जो बिल्डर है, डेवलपर है, इज ही अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी, इज ही अ नॉन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, आंसर इज नो, तो उसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बराबर है। तो जब एक डेवलपर बिल्डर मेंटेनेंस के चार्जेस कलेक्ट करता है, भले 2,000 पर मंथ ले, लेकिन उसके ऊपर टैक्स आएगा। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट की बात की उन्होंने, शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू, शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 रुपीज पर मंथ पर मेंबर, यानी 7,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर को उन्होंने एग्जम्पशन दिया है। अभी आप जिस सोसाइटी में रहते हो, बराबर है, आपका एकदम पॉश लोकेलिटी है, जबरदस्त आपका फ्लैट है वहां पर, बराबर है। तो वहां पर आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो अज्यूम करते हैं आपका मेंटेनेंस चार्जेस है 9,000 रुपया। तो आप बताइए यहाँ पर आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा। आप 1,500 रुपये जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्या आप वहां पर कहोगे कि नहीं 7,500 रुपए के ऊपर चला गया तो टोटल अमाउंट आपका जो है, टोटल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो 9,000 रुपए में 1,500 रुपए टैक्सेबल होगा कि 9,000 टैक्सेबल होगा। मोस्ट ऑफ यूर सिंग टोटल अमाउंट। लेकिन आपने ये इंटरप्रिटेशन कैसे लिया, यहां पर अप टू लिखा है ना, अप टू, यानी अप टू का आप मतलब क्या ले रहे हो। अप टू का मतलब यानी 7,500 रुपए तक का एग्जम्पशन तो मिलना ही चाहिए ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप अप टू 7,500 मिलेगा, 8,000 रुपए हुआ तो सिर्फ 500 रुपए के ऊपर लगेगा। ऐसा आर्गुमेंट नहीं ले सकते हो अप टू की वजह से, बराबर है। तो यही आर्गुमेंट जो है लिया गया है एक हाईकोर्ट का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक जजमेंट है
जहां पर ये राइट नाउ दिस मैटर टीवीएस लुम्बिनी स्क्वायर करके एक सोसाइटी है जिनका मैटर भी हाईकोर्ट में राइट नाउ मद्रास हाईकोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ पर आर्गुमेंट वही लिया गया है कि जो अप टू है नोटिफिकेशन में वर्ड ये एग्जाम्पशन देगा आपको अप टू दैट लिमिट ओनली, यानी कि 7,500 तक। अगर मैं 9,000 रुपए कलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ 1,500 रुपए टैक्स आएगा। ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज का ये मानना नहीं है। डिपार्टमेंट ने पहले एक फ्लायर निकाला था रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के रिगार्डिंग। वो फ्लायर में लिखा था उन्होंने ये सेम एग्जाम्पल 9,000 रुपए का जैसा, उन्होंने बोला कि अप टू 7,500 रुपए टैक्स नहीं और जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर ही टैक्स आएगा। लेकिन बाद में एक सर्कुलर निकाला उन्होंने, सर्कुलर में उसको करेक्ट कर दिया, बोला नहीं नहीं, एक बार 7,500 रुपए के ऊपर चले जाओगे तो टोटल अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर हाईकोर्ट में पुट किया गया है। ऑब्वियसली वील हैव टू वेट एंड वॉच जब हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा। अभी तो सिर्फ मैटर एडमिट हुआ है, यानी कि वील हैव टू वेट एंड वॉच। जब आप कोई आपके क्लाइंट को ये एंट्री आप रीड करके एडवाइस दे रहे हो, नेचुरली इट वुड बी प्रेफरेबल टू से दैट भैया अगर 7,500 रुपए के ऊपर है तो टैक्स पे कर दो। बिकॉज उसका रीजन ये है कि आज आप फाइट करोगे, कल जाके आप जब हार जाओगे तो आपकी सोसाइटी के मेंबर चेंज हो जाते हैं। बिकॉज कभी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया गया होता है, कभी कभी कोई प्रॉपर्टी बिक जाता है, तो उसके बाद जो नया पर्सन है वो बोलेगा मेरी थोड़ी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर कॉन्शियसली बात करके सोसाइटी मेंबर के साथ डिस्कस करके प्रैक्टिकलिटी देख के डिसीजन लेना चाहिए कि आप ये आर्गुमेंट लेने वाले हो क्या। बराबर है, परफेक्ट। When we talk about certain services given to government, there is exemption available. जब आप प्योर सर्विसेज देते हो गवर्नमेंट को, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, तो यहाँ आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, प्योर सर्विसेज होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट करके क्वालिफाई होना चाहिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है अपना, बराबर है, पूना में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, खड़की में, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो खड़की है उन्होंने कोई प्योर सर्विसेज लिया, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर, वो एग्जम्पशन यूज करेगा क्या टैक्स लगाएगा? एग्जम्पशन यूज होगा क्या टैक्सेबल होगा? यहाँ पर 3 और एक चीजें हैं, प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट प्लस बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ पंचायत और लोकल अथॉरिटी अंडर 243G और 243W। अज्यूम करो कि वो 243G या 243W रिलेटेड है, तो एग्जम्पशन मिलेगा। प्योर सर्विसेज टू, इट इज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, द सर्विसेज टू गवर्नमेंट। बट सतीश जी, आपने कैसे कहा कि ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज? आपको कैसे पता चला खड़की जो है, जो खड़की आर्मामेंट फैक्ट्री है वो गवर्नमेंट एंटिटी है करके? हाउ विल यू नो? तो ये हमको कैसे पता चलेगा? टिपिकली अगर आप देखेंगे, ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट है, तो अगर कोई कंपनी प्राइवेट, कितनी सारी कंपनियां है गवर्नमेंट की, PSU, वो कंप्लीटली 100% ओन बाय गवर्नमेंट है, तो उनको एग्जम्पशन मिलेगा क्या? यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, टिपिकली जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड की हम बात करते हैं, तो टिपिकली उनके जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी काम होता है ना, दे आर ऑलवेज अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट दे एंटर, इट इज ऑलवेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, उनका कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल ऑलवेज बी वर्किंग अंडर गवर्नर ऑफ द स्टेट, बराबर है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया उनका प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, उसके बाद ही आपने डिसीजन लेना चाहिए वेदर दैट एंटिटी, बिकॉज आपको लॉजिकली लग रहा है गवर्नमेंट है, बट सही में वो गवर्नमेंट है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आई कैन हाईलाइट दिस फैक्ट दैट प्रैक्टिकली दिस आर्मामेंट फैक्ट्री जो हमने बात किया, शेयर किया, दे आर एक्चुअली अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट दे डू इज बेसिकली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसा PMC ने कोई काम है, जैसा वेस्ट कलेक्शन का काम है, कचरा कलेक्शन का काम है वगैरह वगैरह, अब ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कचरा कलेक्ट करे और उसको वेस्ट में डंप वगैरह करे। तो ये आजकल क्या हो गया है कि PMC, BMC जो भी लोकल अथॉरिटीज है, उनका एक कैपेबिलिटी नहीं रहा है हैंडल करने का, बिकॉज इतना ज्यादा वेस्ट कलेक्शन होता है,
उसको प्रॉपरली साइंटिफिक मैनर से डिस्पोज करना पड़ता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग अलग गाइडलाइंस आई है। तो बहुत बार क्या होता है, ये जो सर्विसेज है ना, दे हैव आउटसोर्स, तो उन्होंने अलग अलग टेंडर निकालते हैं और वो टेंडर जो है वो बाद में विन किए करते अलग अलग कंपनियां, एंड देन दे प्रोवाइड दिस सर्विसेज टू द लोकल अथॉरिटीज। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन 100 करोड़ का 1000 करोड़ का अगर टेंडर किसी ने जीता, आप बिल करने वाले हो 1000 करोड़ का किसको, पीएमसी को, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन बहुत बार जो कंपनी टेंडर विन करती है वो क्या करती है, वो टेंडर को सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, बराबर है। तो समझो यहाँ पर सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड करके जो कंपनी है, उन्होंने टेंडर जीता 1000 करोड़ रुपए का चेन्नई में। तो उन्होंने बाद में क्या किया, अलग अलग 5 कंपनियां बनाई, बिकॉज साउथ जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन करके अलग अलग 5 कंपनियां बनाई। एंड वो 5 कंपनी को बोला कि तुम ये एरिया का मैनेज करो, कचरा उठाओ और उसको डंप कर दो, और आपको हम जो 1000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमने, हम 10% कमीशन रखेंगे हमारा, और आपको उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कंप्लीटली सब कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। तो उन्होंने वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी अभी, बराबर है, तो सुमित फैसिलिटीज साउथ लिमिटेड, उन्होंने बिल किया सुमित फैसिलिटीज को, तो एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर, यस और नो? पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर इज नो। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भी यही कहा है, बट ऑब्वियसली आई थिंक दिस कैन बी चैलेंज, बिकॉज आप देखेंगे अपीलेट एडवांस रूलिंग का ये जजमेंट है। बट इन आर व्यू, इफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, इंटेंट वगैरह अगर हम पढ़ेंगे, अगर 100% सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप एग्जाम्पशन के लिए फाइट आउट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपीलेट अथॉरिटी, एडवांस अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, जहां पर अगर आप गए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नाउ गो टू द हाई कोर्ट, बराबर है, बिकॉज वहां पर प्रोसेस नहीं दिया गया है। बट स्टिल आई थिंक इफ somebody is giving an incorrect interpretation of law, you can still approach the high court of the respective jurisdiction, और आपको रिलीफ मिल सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, बराबर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ऑब्वियसली ग्रेन्स, पल्सेस आते हैं, उसके साथ दूध वगैरह भी आता है, और आपका जो नॉनवेज है, यानी कि जो आप वेज खाते हो तो आप ये खाओगे, गेहूं वगैरह रहेगा, दूध वगैरह पियोगे, बराबर है। नॉनवेज में आपका नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट आएगा, चिकन, मटन, जो भी रहेगा आपका, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको एग्जम्पशन दिया है, किस तरह से, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। बिकॉज खाने के लिए 2 ही चीजें है, ऑब्वियसली प्रेफरेबली वेजिटेरियन फूड ही है, that is separate, but this debate is not about that, but this debate is about what are the services which are exempted from GST perspective when they are related to agricultural produce, बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका मिल्क है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वहां पर कोई डाउट नहीं है, जो गाय आपका, जो भी गाय वगैरह जो दूध देती है, तो उसके रिलेटेड जो सर्विसेज है, और वो सर्विसेज क्या है कि टिपिकली इसको पैक करना पड़ता है, बराबर है, उसको वेयर हाउस करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये था, जो पैकिंग हो रहा है ये प्रोडक्ट का, जो पैकिंग हो रहा है ये दूध का, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं। तो आपके सामने मैंने ये एंट्री रखा है, आपको बताना है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं, दूध के लिए जो पैक कर रहे हो, चिलिंग एंड पैकिंग, तो इसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं। तो आपको पहले कहोगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मीनिंग क्या है, तो यह लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, बराबर है, तो गाय भी उसमें आएगा, एक्सेप्ट ऑब्वियसली हॉर्सेस, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल एंड सिमिलर प्रोडक्ट which either no further processing is done, or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer, which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for the primary market। तो आप कह रहे हो यहाँ पर ब्रांड वगैरह कुछ नहीं है, वो पनीर के लिए ब्रांड का कंडीशन, मिल्क के लिए कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। अभी हम बात कर रहे हो मिल्क और सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज ऑफ चिलिंग की, बराबर है, सर्विस ऑफ चिलिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रांडेड अनब्रांडेड की बात नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है वो डिस्कशन हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम चिलिंग ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं। तो जो मिल्क का चिलिंग किया जा रहा है उसको एग्जम्पशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो एंट्री देख रहे हैं वो एंट्री कौन सा है, पैकिंग एंड स्टोरेज। तो चिल करके आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग जो एंटिटी है, जिन्होंने
ये मिल्क का जो प्रोडक्ट है, बराबर है, ये चिलिंग एंड वेयर हाउसिंग, उसके ऊपर टैक्स आएगा कि नहीं, इसके लिए उन्होंने पुट किया था ये इशू बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने बोला था कि इसके ऊपर टैक्स आएगा, एंड अगेंस्ट दैट सर्कुलर, बराबर है, दे वेंट टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने बोला है कि जो रॉ मिल्क है उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं किया जाता, इट इज, एंड इवन इफ देयर इज सम प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डन, बराबर है, ह्यूमनाइजेशन वगैरह जो भी रहेगा, वो चिलिंग वगैरह जो भी आप करते हो, इट इज ओनली टू प्रिजर्व द रॉ फूड दैट इज मिल्क, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, बराबर है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि अपने एग्रीकल्चर फार्म में जो आप एक्टिविटी करते हो उसी को एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने हाईलाइट किया जो क्लॉजेस है अलग अलग एग्जम्पशन की, जो एंट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर वगैरह है, या प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, तो यहाँ सी क्लॉज में लिखा है एग्रीकल्चरल फार्म, लेकिन जो हम ई क्लॉज पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल फार्म के बारे में लिखा नहीं, ये कहीं पर भी आप एक्टिविटी कैरी आउट करो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट द हाई कोर्ट सेड। सो इट्स अ गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट, वेरी फेवरेबल जजमेंट टू द टैक्स पेयर। तो जो भी चिलिंग एक्टिविटी है, जो भी आपका पैकिंग एक्टिविटी है, हाई कोर्ट ने बोला है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आप में से काफी सारे स्टूडेंट है, हो सकता है कि आप कोई हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, बराबर है, काफी सारे आजकल प्राइवेट हॉस्टल आए स्टूडेंट्स वगैरह के लिए जो काफी अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं, जैसा 10,000 15,000 पर मंथ चार्ज करते हैं, बराबर। हमारा तो टाइम में, मेरे और राजेश के टाइम में ये अमाउंट 10,000 रुपीज, हम, मैं मराठवाड़ा हॉस्टल में रहता था, तो 10,000 पर एनम अमाउंट होता था हमारा हॉस्टल का फीस। आजकल तो बच्चे लोग का हॉस्टल का फीस लगभग 15-20 हजार पर मंथ आता है। सो इस तरह के जो हॉस्टल के जो हॉस्टल्स है, वहां पर क्वेश्चन रेज किया गया था, भाई उन्होंने जीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंट्री है जो आई एम रीडिंग, सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट वगैरह, व्हाट योर नेम कॉल्ड, फॉर रेसिडेंशियल लॉजिंग पर्पजेस हैविंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू 1,000 रुपीज पर डे और इक्विवेलेंट। तो अगर आपका हॉस्टल का रेंट है 17,000 रुपया और वहां पर आपको फूड दिया जा रहा है, हाउस कीपिंग दिया जा रहा है, कपड़े वगैरह धोने के लिए है, सब कुछ है, तो टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्टेड होगा? 17,000 18,000 पर मंथ है, उसमें आपको ये सब दिया जा रहा है एडिशनल फैसिलिटी। हम सबको एग्जाम लग रहा है बिकॉज 17-18 हजार पर डे तो आपका कम ही हो गया, लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इंटरेस्टिंगली बोला है दूसरा ही, उन्होंने बोला कि लॉजिंग फैसिलिटी तो एग्जम्प्टेड है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसके साथ फूड दे रहे हो, हाउस कीपिंग दे रहे हो, लॉन्ड्री दे रहे हो, बराबर है, तो ये मिक्स सप्लाई हो गया, कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और उसके ऊपर टोटल अमाउंट पे टैक्स आएगा। इस तरह से जो मैटर है, यानी कि दो एडवांस रूलिंग आए हैं, वो भी ट्रिपल AR के, यानी कि एपेलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के, जहां पर जो एकदम कॉमन एक्टिविटी जो एग्जाम्प्ट लग रहा है उसको भी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली टैक्सेबल बोल दिया है। तो कभी कभी ये लगता है कि यार ये एंट्री रखा है क्यों, फिर डिलीट कर दीजिए ना सीधा एंट्री, क्यों आप ये इस तरह के एंट्री रख रहे हो? एक जगह से आप एग्जाम्पशन है बोल देते हो, वो पर्सन को लगता है कि मेरा एक्टिविटी एग्जाम्प्टेड है, उसको डाउट आता है, वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाता है, एंड एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उसको बाद में बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये टैक्सेबल। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये एंट्री चैलेंज किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ ये लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गए थे। आप सबको पता है कि जो बैंक से जब आप लोन लेते हो वगैरह, बराबर है, तो वहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, और उसके लिए सीरियल नंबर 27 जो है ये स्पेसिफिक एंट्री आपको हेल्प करता है, जिसमें बोला है सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो बिल डिस्काउंटिंग में डिस्काउंट, नॉर्मल केस में आपने लोन वोन लिया है, सीसी लोन है, ईएमआई का लोन, जो भी आपने लोन लिया है वो इंटरेस्ट आपका इनकम है, बराबर, बैंक का, तो बोला है कि वो जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी आप सबको पता है कि इंटरेस्ट के साथ कभी कभी पीनल इंटरेस्ट भी बैंक लगाता है। क्यों लगाता है? आपने 2-3 ईएमआई अगर नहीं भरे, एंड राइट नाउ कोरोना टाइम में तो बहुत पॉसिबिलिटी है, काफी सारे लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, तो वहां पर बैंक आपको पेनल्टी लगाएगा, पीनल इंटरेस्ट लगाएगा। तो क्वेश्चन ये है, ये जो पीनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये एंट्री पड़ी है और मुझे बताइए कि पीनल इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फ्यू ऑफ यू आर सेइंग नो, फ्यू ऑफ यू आर सेइंग यस। तो आपके जैसा ही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी भी थोड़ा कंफ्यूज था। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने पहले बोला उसको कि इट इज लायबल टू जीएसटी जो पीनल इंटरेस्ट है, बट बाद में
सीबीआईसी का सर्कुलर आया जहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है इंटरेस्ट, जो पिनल इंटरेस्ट है इट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ओनली, तो पिनल इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा करके। आई थिंक दिस इज अ राइट इंटरप्रिटेशन। इवन अगर आप दुबई वगैरह में जो वैट है वहां पर भी देखोगे, वहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीजें बोला गया है कि जो पिनल इंटरेस्ट है इट इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ओनली, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल। अगर नॉर्मल इंटरेस्ट पे नहीं तो पिनल इंटरेस्ट पे भी नहीं, बिकॉज इट इज इंटरेस्ट ओनली, जिसको अगर आप देखोगे चक्रवाढ़ ब्याज दर कहा जाता है, चक्रवाढ़ ब्याज दर करके, बराबर है। तो नॉर्मल इंटरेस्ट पे भी नहीं और चक्रवाढ़ ब्याज दर पे भी नहीं, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, पिनल इंटरेस्ट, जो भी बोलो, आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना है। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी जब हम बात करते हैं, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज जो है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है। जब भी हमने जस्ट एक एंट्री देखा था एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो मैं आपको जस्ट वो एंट्री पहले दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एंट्री में स्पेसिफिकली कमीशन एजेंट जो रहते हैं उनके लिए एग्जाम्पशन दिया गया है, बराबर है। तो अगर आप जी क्लॉज पढ़ोगे, सर्विसेज बाय एन एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है। तो अभी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब कोई पर्सन है जो बेसिकली ऑक्शन का काम कर रहा है आपके लिए, आप फ्लावर्स वगैरह, आपका बिजनेस है, फ्लावर्स वगैरह बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो फ्लावर्स वगैरह, एंड बाद में आपको तो पता नहीं है कि किधर बेचने वगैरह, तो कुछ ऑक्शन वाले एजेंट रहते हैं जो ऑक्शन करते हैं फ्लावर्स का, बराबर है। तो दिवाली के वक्त तो ऑक्शन का कीमत बहुत अच्छा मिलता है उनको। नॉर्मल डेज में जैसा अभी कोरोना वगैरह चल रहा है तो फूल वगैरह की जो डिमांड बहुत कम है, तो वहां प्राइस कम मिलेगा उनको। तो जो ऑक्शनियर रहते हैं वो आपके फूल वगैरह जो भी है वो ऑक्शन करके बेच के देंगे, एंड उसके बिहाफ पे यानी कि जो काम किया उन्होंने उसको एक कमीशन मिलेगा, 10% 5% जो भी रहेगा। तो क्वेश्चन है, ये जो कमीशन उनको मिल रहा है उसको जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपल क्वेश्चन। हमने अभी देखा ऑक्शन जो कमीशन एजेंट है उसको जीएसटी नहीं लगता है, बराबर है। लॉजिकली एकदम हर किसी को लगेगा नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटी है, यहाँ पर जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, उन्होंने फेवरेबल डिसीजन दिया था, बोला एग्जाम्प्ट है, पर बाद में सेम मैटर अपीलेट अथॉरिटी के पास गया, उन्होंने बोला कि नहीं ये एक्टिविटी एग्जाम्प्टेड नहीं है, बिकॉज ऑक्शनियर का काम अलग होता है, कमीशन एजेंट का काम अलग होता है। ऑक्शनियर ऑक्शन करके दे रहा है आपके प्रोडक्ट को, कमीशन एजेंट का सिर्फ काम होता है बायर और सेलर को मिला के देना और कमीशन अर्न करना। तो उन्होंने बोला कि ऑक्शनियर है, इसके लिए ये जो एंट्री है 54 सब क्लॉज जी, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, बिकॉज द एग्जाम्पशन इज ओनली फॉर कमीशन एजेंट नॉट फॉर ऑक्शन एजेंट। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी एंट्री पढ़ रहे हो ना, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। कोई भी एग्जाम्पशन ले रहे हो तो प्राइमा फेसी लगेगा आपका एग्जाम्पशन अवेलेबल है, तो लेकिन उसको डबल ट्रिपल 2-3 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एडवांस रूलिंग उसके अगेंस्ट कोई है क्या वो देखो, और उसके बाद क्लाइंट को बताओ, बराबर है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि यहाँ पर जो अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जजमेंट है या एडवांस रूलिंग है ये करेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि किस तरह से इनकरेक्ट वे से अपीलेट अथॉरिटीज भी अभी इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। तो कहते हैं ना कि आप दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा, वैसे वाली बात है। ये लोग तो जल गए, लेकिन आप समझदार हो, आप प्रॉपरली उसको जो भी आपका एग्जाम्पशन है उसको फूक फूक के देखना और बाद में उसको बेनिफिट लेना, ठीक है। So with this friend, almost we are through with our session. Now I think we have around 10 minutes left. So आज because today का last का session है, so I think let us keep this session open for Q&A. तो आपके जो भी question and answer रहेंगे, so we'll try to give the answers to the same. हाँ, एक पीपीटी जो है ना वो आज मैं शेयर करता हूँ। साहिल जो हमारे कलीग है जिन्होंने प्रेजेंटेशन लिया था, उनका तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए उन्होंने वो शेयर नहीं किया था। मैं आज उनसे बात करता हूँ और आज या मैक्सिमम कल तक आपको शेयर कर दूंगा वो पीपीटी, डोंट वरी। मुझे लगता है बाकी सब तो आपको पीपीटी मिल गए, इवन ये पीपीटी भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, एंड इवन दैट 17 मई वाला भी आपको पीपीटी मिल जाएगा। आई मस्ट मेंशन कि आप सबने बहुत एक्टिवली आज भी पार्टिसिपेट किया। दैट इज व्हाट आई थिंक हैज मेड दिस सेशन वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एज अ स्पीकर अगर पार्टिसिपेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम भी एकदम ये हो जाते हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो थैंक्स राजेश फॉर इन्वाइटिंग सच एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, आई वुड से, रादर देन पैसिव पार्टिसिपेंट्स। तो चलो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है
तो फील फ्री टू शेयर दैट यहाँ पर। तो चलो, फ्रूट सप्लायर हु परचेसेस फ्रूट फ्रॉम फार्मर एंड सेल, तो फ्रूट्स वगैरह जो है एग्जम्प्टेड है, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। उसके बाद कुछ पहले भी कुछ ना कुछ, हाँ मिस्टर सुनील, सोसाइटी को 20 लाख रुपए का भी बेसिक थ्रेशोल्ड का भी एग्जाम्पशन है अवेलेबल। यानी अगर आप पर मेंबर 10,000 रुपए कलेक्ट कर रहे हो पर मेंबर, आपके सोसाइटी में 5 फ्लैट्स है, बहुत बड़े बड़े पॉश फ्लैट्स है, आपके पास 5 फ्लैट है, पर मेंबर 10,000 रुपए आप ले रहे हो। लेकिन अगर आपका टोटल कलेक्शन कितना होगा पर मेंबर, 5 मेंबर है, 10,000 रुपए ले रहे हो, 50,000 रुपए हो गया पर मंथ, साल का 6 लाख रुपए हो गया, तो 20 लाख से कम है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। यानी कि दोनों में से जो भी आपको एग्जाम्पशन है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 लाख रुपए का भी आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल है। और कौन से क्वेश्चन है? मंगल कार्यालय वाले ने भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस लिया तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। जैसे हमने देखा कि जब आपका जो मेन एक्टिविटी है, मुझे लगता है कंपोजिट सप्लाई होगा यहाँ पर, मेन एक्टिविटी आपका रेंटिंग ऑफ हॉल है, तो वहां पर टैक्स आएगा। परफेक्ट, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पर जब भी आप एसीजेड को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने एसीजेड का जो लेटर ऑफ परमिशन रहता है वो एलओपी लेना चाहिए। वो गुड्स जब एंटर करते हैं प्रीमाइसेस में उसका एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए, ताकि वो यह पर्पज प्रॉपर पर्पज के लिए, यानी कि जो एसीजेड का पर्पज है उसके लिए वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है क्या नहीं, वो सब अपने डिटेल जो कंप्लायंस है ना वो करना चाहिए। डॉक्यूमेंट उसके मेंटेन रखो। बहुत बार लोग एसीजेड को सप्लाई दे रहे तो कुछ आगे का कंप्लायंस रखते नहीं है, बिकॉज आपने एसीजेड को दिया और उसने बाहर यूज किया तो एंट्री होता है उसका, कस्टम प्रोसेस फॉलो होता है। तो मुझे लगता है वो कंटिन्यूअसली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो। तो विष्णु, यस यू आर राइट कि जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है आपको दोनों दिखेंगे। कुछ कोचिंग क्लासेस बोल रहे हैं कि हम बुक्स बेच रहे हैं इसके लिए जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया ऑनलाइन अगर वो वीडियो वगैरह देते हैं आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी, तो बेसिकली इट इज नथिंग बट कोचिंग क्लासेस ओनली, तो वहां पर जीएसटी आएगा। तो वो ट्रीटमेंट जो वो जो कर रहे हैं वो इनकरेक्ट है, बट ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है, तो इट इज गुड फॉर यू, आपको उतना कम प्राइस में मिल रहा है। But legally, I think they are not following the law appropriately. From having rent income paying GST, same price. हाँ, अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको अवेलेबल है, बराबर है, एंड आपका बिजनेस चालू नहीं हुआ, आपके 2-3 बिजनेस है, आप फर्नीचर भी बेचते हो, फर्टिलाइजर भी बेचते हो, बराबर है। फर्टिलाइजर के लिए आपने एक गोडाउन खरीदा है, रेंट पे लिया है, और जो है रेंटल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का वो 18% जीएसटी आपको लगा रहा है, तो वो एक भी आपका प्रोडक्ट बिका नहीं है, लेकिन आपके पास आईटीसी आके पड़ा है, तो आप आईटीसी कोई भी सर्विस के लिए, दूसरे भी सर्विस के लिए, सप्लाई गुड्स के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लॉ में लिखा नहीं है। बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिसेंट एडवांस रूलिंग आया है, वहां पर बोला है 1-to-1 कोरिलेशन होना चाहिए। वी डोंट एग्री विद दैट एडवांस रूलिंग, बट ऐसा एक एडवांस रूलिंग आया है रिसेंटली। जनरली आप जैसा अगर आप देखोगे एक ऑफिस में कितने रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टिपिकली अभी अथॉरिटीज क्या कर रहा है, ये सब चेक करता है। क्यों चेक कर रहा है अथॉरिटीज मिस्टर प्रकाश? बिकॉज फेक इनवॉइसिंग में ऐसा पाया गया है, एक ही ऑफिस पे 15-15, 20-20 रजिस्ट्रेशन लिए फेक इनवॉइसिंग के लिए, तो दैट द रीजन अथॉरिटीज आर चेकिंग। तो आइडियली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जेन्युइन बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने भी रजिस्ट्रेशन लिए तो, लेकिन अथॉरिटीज ये चेक कर रहा है अभी। कोऑपरेटिव सोसाइटी रहे वगैरह सबका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, बिकॉज बिजनेस जो वर्ड है ये सेक्शन 2 सब क्लास 17 में कवर किया गया है, बराबर है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में, जहां पर
जो भी आप एक्टिविटी करते हो, यानी कि इवन मैं कहूँगा सोसाइटी वगैरह है, तो वो सबको उन्होंने बोल दिया कि बिजनेस है। ऑब्वियसली इन डेज टू कम ये डिबेट होगा कि व्हाट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिकॉज जो काफी ट्रस्ट होते हैं, बराबर है, जो ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जैन ट्रस्ट होते हैं, दे आर नॉट डूइंग सम बिजनेस, इवन रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं अलग अलग, तो वो ट्रस्ट जो है उनका काम बिजनेस नहीं है, दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ चैरिटी। तो कहीं ना कहीं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो वर्ड है बिजनेस, उसको इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है काफी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बराबर लेंगे और कहेंगे कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं एज ए ट्रस्ट, इट इज बेसिकली इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ चैरिटी रादर देन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये इंटरप्रिटेशन आगे आएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक साई पब्लिकेशन ट्रस्ट का जजमेंट भी है उसके कंटेक्स्ट में, बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली जीएसटी में जितने भी एडवांस रूलिंग आए हैं उन्होंने चैरिटी एक्टिविटी को भी बोला कि बिजनेस है करके। तो आप जब भी इस तरह का एग्जाम्पशन ले रहे हो, जस्ट बी अ बिट केयरफुल। कैन वी क्लेम आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? रेंटल एक्टिविटी अगर आपका है आउटपुट पे तो प्रैक्टिकली आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, लेकिन फॉर्चुनेटली ओडिशा हाईकोर्ट का एक सफारी रिट्रीट करके एक जजमेंट आया है जहां पर हाईकोर्ट ने बोला है, ओडिशा हाईकोर्ट ने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उन्होंने सेक्शन 17(5)(c) एंड डी जो सब क्लॉजेस है उसको रीड डाउन किया है, बट प्लीज नोट करिएगा दिस जजमेंट is already challenged by the department and it is in the Supreme Court right now. We have to wait and watch for the final outcome of the judgment. Hope Vishnu your query is answered appropriately. हमने क्या सजेस्ट करना चाहिए, हमारा ये व्यू है, इट इज प्रेफरेबल कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट मत क्लेम करिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जजमेंट फाइनल सुप्रीम कोर्ट का आते आते 1-2 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं। आप इतना साल क्रेडिट लेके पेंडिंग रखोगे, इंटरेस्ट पेनल्टी का रिस्क रहेगा। अमाउंट भी एक बार चेक कर सकते हैं, कुछ क्लाइंट है ना 30-40 करोड़ का उनका क्रेडिट है, हमारे कुछ बॉम्बे में क्लाइंट है, तो वहां पर उन्होंने पोजीशन लिया है, वी आर गोइंग टू फाइट इट आउट। तो आपका अमाउंट भी देखना पड़ेगा। दे आर सेइंग कि अगर मैं फाइट आउट करूंगा तो मुझे हो सकता है कि लॉयर वगैरह को सब देके सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए 50 लाख 1 करोड़ भी अगर मुझे पे करना है तो इट इज वर्थ इट, बिकॉज 30-40 करोड़ का मेरा क्रेडिट है। तो यू हैव टू इवन मैटरिटी अमाउंट भी देखना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो आप इस तरह का पोजीशन ले सकते हो, कम है तो आप ऑब्वियसली बेटर टू नॉट टू टेक क्रेडिट। एडवांस रूलिंग वगैरह के लिए अगर आपको वेबसाइट देखते हैं तो टैक्स गुरु करके, जहां पर टिपिकली आपको फ्री में ये एडवांस रूलिंग आपको अवेलेबल हो जाते हैं, taxguru.com करके एक है। अगर आप और भी कोई वेबसाइट देखना चाहोगे तो मुझे लगता है कि दूसरे कुछ प्राइवेट वेबसाइट है जो चार्जेबल बेसिस पे है, जैसा taxindiaonline.com करके, taxsutra.com करके है, प्लस टैक्स मैनेजमेंट इंडिया करके, वैट इन्फोलाइन करके। तो कुछ प्राइवेट भी वेबसाइट है जो आपको काफी अच्छी तरह से क्यूरेटेड एडवांस रूलिंग वगैरह देते हैं, उनका डेटाबेस अच्छा है। अगर आप एक्साइज और सर्विस टैक्स में प्रैक्टिस करते थे तो आपने शायद एक्सकस करके सॉफ्टवेयर का नाम सुना रहेगा, वो भी काफी अच्छा है, उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पेन ड्राइव में आता है वो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको जजमेंट वगैरह का रिसर्च करना है, इस तरह का आपके पास टूल होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट आपको टूल लगेंगे, एक्सकस हो सकता है, टैक्स इंडिया ऑनलाइन हो सकता है, टैक्स सूत्रा, टैक्स मैनेजमेंट इंडिया, वैट इन्फोलाइन, बराबर। ये आप वेबसाइट टैक्स मैनेजमेंट इंडिया, इनका आप सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, तो वहां पर आपको इजीली ये एडवांस रूलिंग लेटेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको स्टूडेंट हो तो taxguru.com, जैसे मैंने कहा taxguru.com या taxguru.in करके, तो वहां पर आप ये एडवांस रूलिंग देख सकते हो। सुपर फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वी आर थ्रू विद मुंद्रा सर ज्वाइन करते हैं। मुंद्रा सर अच्छा, वंडरफुल, ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट में। वंडरफुल। फ्रेंड्स, आपको एक मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं एसजी मुंद्रा सर के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि तो सर ने 1 मिनट में अप्रूवल दिया और सर ने बोला करना ही चाहिए हम लोगों ने ये एक्टिविटी। उन्होंने जूम का प्लेटफॉर्म इमीडिएटली अवेलेबल करके दे दिया। वो बोला मेरे पास जूम का सब्सक्रिप्शन है, आप चालू कर दो। और विद इन अ मिनट Pritam, Swapnil and Ravi, all coordination with all these, we have finalized the series. तो मुंद्रा सर का बहुत बड़ा रोल है ये एक्टिविटी शुरू करने में, और गीता परिवार से बहुत ज्यादा कनेक्ट
एसजी मुंदड़ा सर गीता परिवार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एक्चुअली उन्होंने मुझे ये Yes. अपॉर्चुनिटी दिया कि इसको आगे बढ़ाऊं मैं, उसके लिए भी मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आप सबका भी आभारी हूँ कि सबने बहुत अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया मुझे। तो मैंने भी ये सीरीज में, मेरा 15 साल से इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस है। एक्साइज, कस्टम्स और सर्विस टैक्स से मैंने शुरू किया था ये प्रैक्टिस। मगर मैंने भी बहुत सीखा है, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर एक का काम अलग है, हर एक का एरिया ऑफ प्रैक्टिस अलग है। हम कभी, प्रीतम रहो, रवि या स्वप्निल, हम कभी किसी को कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखते। हमको कभी भी कुछ इश्यू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हम डिस्कस करके उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे प्रोफेशन का यही एक, आप बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिवनेस है कि हम सब लोग जुड़े हैं अलग अलग एरिया में। भले ही हम एक ही लाइन ऑफ बिजनेस में, एक ही क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत लोग एक ही क्लाइंट को सर्विस देते हैं, मगर हम सब लोग जुड़े हैं, एक एज अ प्रोफेशनल ब्रदर जुड़े हैं। तो यही हमारी ब्यूटी है हमारे प्रोफेशन की, कि हम कभी एक दूसरे को कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखते और देने की भावना रखते हैं। सब लोगों को हमारी जो भावना है वो देने की भावना है। मैं कहना चाहूंगा एसजी मुंदड़ा सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं नमस्कार मुंदड़ा सर का स्वागत करता हूं हमारे पूरे पार्टिसिपेंट्स के बीच में। एसजी मुंदड़ा सर, आपको आपको अनम्यूट करना है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रीतम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। यस, नमस्कार सर। नमस्कार। ICA SG Mundra, the friends of all CA students wishes you all the best for your professional and your education life. आज का ये लास्ट डेट है, मगर अपनी सीरीज कंटिन्यू चालू होने वाली है। क्या टॉपिक्स लेने के हैं उसके बारे में आप अगर गाइडेंस किए करें तो हम उस हिसाब से टॉपिक ले सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स के ऊपर लेने का है, बाद में हाउ टू पास सी एग्जाम्स के बारे में लेने का है, बाद में जो मोटिवेशन लेक्चर्स लेने के हैं, अभी का जो कंडीशंस है उसमें देखते हुए अपना मोरल सपोर्ट रहना चाहिए, उस हिसाब से लेक्चर्स लेने के हैं। तो आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी है, एक्सेल भी लेंगे अपने, एडवांस एक्सेल लेने वाले, बेसिक एक्सेल लेने वाले हैं, जो भी है आप आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आज भेज देना, तो हम मैक्सिमम लोगों से कर सकते हैं। और हमारी क्या इच्छा है कि दोपहर को अगर सेशन चालू कर सकते हैं तो आप भी बताना, दोपहर को कोई पॉसिबल होगा तो पॉसिबल रहा तो चालू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Thank you, Mundada sir. Thanks for the opportunity. Thank you, Rajesh. Thanks for the opportunity and invitation. It was amazing to learn with all of you. Looking In forward fact, to thanks interact to again. Preetam also, because with all my participants' active participation, because of Preetam, his deliverables are such कि everyone is connected like this. So I thank Preetam for wholeheartedly supporting this activity and giving your valuable time. Thank you all participants. pleasure. I received your feedback in chat box. I really appreciate if you can communicate me if wherever required through WhatsApp also. My number is there on WhatsApp. Please share your our WhatsApp link with your friends who are interested to join this series. Thank you. Thank you all of you. Thanks Preetam again. Yes. Yes. Thank you. Thank you sir. चलो. Bye bye. Okay, bye bye. Mundada sir. चलो. Bye. Bye everyone. थैंक Bye. यू। Thank you. चालू है।